बशारुल असद वहाँ मौजूद है मॉस्को में और उनको इंसानी बुनियादों पर पनाह की गुंजाइश दी गई है। आपको क्या लगता है कि क्या फिर से बशारुल असद की अगर वापसी वो मुमकिन बना दें तो ये जो इस वक्त रिबेल ग्रुप्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो बाकी ग्रुपों ने इक़्तिदार संभाल लिया है, उसका पासा फिर से पलटा जा सकता है? क्या इसीलिए उनको पनाह दी गई है? देखिए जी, जहाँ तक तो इनकी बशारुल असद की वापसी का ताल्लुक है, ये चैप्टर तो अब वंस फॉर ऑल क्लोज हो गया है। क्योंकि आप देखिए कि माजी में जितने भी मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो इसी नौइयत की जलावतनी, उसे खुद साख्ता कहें या जबरी जलावतनी कहें, जिन्होंने भी इख्तियार किए, इख्तियार करवाई गई, उनके लिए अपने मुल्क की सरजमीन जो है वो हमेशा के लिए तंग रही। हत्ता कि यहाँ पे खुद पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने है कि जब मुशर्रफ साहब ने अपने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की और उसके बाद वो जिंदा इस मुल्क में वापस नहीं आ सके। तो यही सूरत हाल मैं समझता हूँ, यही सूरत हाल जो है मैं समझता हूँ, चाहे वो ट्यूनिस के सदर की हो या उसके बाद लीबिया के सदर की हो या अभी यमन का जो सिलसिला है, उससे पहले अफगानिस्तान के जो अशरफ गनी है, तमाम के तमाम ये हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। और इनकी अपने वतन वापसी यकीनन इस लिहाज से मुमकिन नहीं है कि जिन अवाम ने उन्हें अपने कांधों से उतार फेंका है और जद्दोजहद के नतीजे में, वो कभी भी उन्हें दोबारा वेलकम बैक नहीं कहेंगे, कतई इसके कि दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें जो हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा लें। सही है। और सर, जो बशारुल असद के इक़्तिदार के बाद, अब खात्मे के बाद, आप जो शाम और मशरक़ वस्ता पर इसके असरात क्या देख रहे हैं? क्योंकि शाम मशरक़ वस्ता के एन दरमियान में वाक़ है और यहाँ जो भी होता है उसका असर न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं जी कि जो शाम की जो तारीखी हैसियत से उसे तो इनकार मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि शाम बुनियादी तौर पे इस इलाके में ख़ास तौर पे एक अरब और इस्लामी जो हिस्ट्री है उसका एक इस्तारा है। और इसी तरीके से ये बेसिकली एक ही मुल्क हुआ करता था, लेकिन ये खिलाफत उस्मानिया के मौके पे उसके खात्मे के बाद जब बंदर बांट की गई फ्रांस और बरतानिया की तरफ से, तो ये पूरे इलाके को कई खित्तों में, कई मुल्कों में, कई घरोंदों में जो है वो बांट दिया गया। और आज इस वक्त जो शाम के अंदर मंजरनामा हमें दिखाई दे रहा है, उसकी जो इस वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, एक तरफ तो वो उसके डांडे जो हैं वो इसराइल के ग्रेटर मिडिल ईस्ट प्लान के साथ मिलते हैं, और दूसरा खुद शाम की अपनी अंदरूनी तकसीम के हवाले से भी खदशात इस वक्त खुद अमेरिकन थिंक टैंक्स और मुख्तलिफ तहकीकी इदारे जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि शाम को 5 हिस्सों में जो है वो तकसीम करने की बातें की जा रही हैं। और यही वो चीज़ है कि जिसको आज तक चाहे बशारुल असद की हुकूमत जैसी भी निकम्मी थी, जैसी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की, उन्होंने शाम की इस वहदत को जो है वो चाहे अपने इत्तेहादियों की मदद से बरकरार रखा हो या जो भी स्ट्रेटजी अपनाई हो, लेकिन शाम की वहदत पर उन्होंने आँच नहीं आने दी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि इराक में इसी नौइयत की अमरीकी इंटरवेंशन के बाद इराक आज भी तितर बितर दिखाई देता है। इसी तरीके से लीबिया की सूरत हाल आपके सामने है, यमन आपके सामने है, अफगानिस्तान तो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, वो आज भी जो है इसी नौइयत के मामलात के मसाइल का शिकार है। तो सर, ये तो अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन तो हर मुल्क का हक है। अगर अमेरिका अपने इंटरेस्ट की हिफाजत खुद कर रहा है, इसराइल अपनी हिफाजत को खुद कर रहा है, तो इनको भी चाहिए था कि पहले से तैयारी रखते। इसके साथ जो रूस और ईरान पर इन्हिसार था शाम का, आप देख रहे हैं कि जो तर्जुमान है अमेरिकी वजीर खारजा जो हैं इस वक्त एंथनी ब्लिंकन, उनका ये कहना था कि जो काबिल एतमाद सियासी अमल था और जो काबिल एतमाद सियासी अमल के साथ साथ रूस और ईरान पर जो झुकाव था शाम का, बशारुल असद का खासकर, तो ये उसका नतीजा है जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। क्या आपको लगता है यही वजह थी या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए जी, शाम ने यकीनन अपने जो स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस हैं वो किसी से छुपा के तो नहीं रखे थे। ईरान के अपने जो मफादात, और ख़ास तौर पे ईरान बेसिकली इस रीजन के ज़रिए, यानी शाम के ज़रिए जो एक लैंड रूट यूज़ करता था लबनान तक अपनी कुमक पहुंचाने के लिए हिजबुल्लाह की इमदाद के हवाले से, वो सारे का सारा रूट यहीं से होकर गुजरता। और ये आज का नहीं है, ये एक अरसे से ये चीज़ जारी है और ये सबकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन उसको उस वक्त अलाउ किया गया। लेकिन अब जब गजा जंग के बाद लबनान पर इसराइल ने चढ़ाई शुरू की, तो वहाँ पे हिजबुल्लाह की क़यादत समेत उनका जो रैंक एंड फाइल है वो बिल्कुल तितर बितर हो गया। और यहाँ पर उनकी आमद और वो सपोर्ट जो है उसमें बहुत ड्रेस्टिक कमी देखने में आई। इसी तरीके से ईरान और रूस जो है उनका दूसरा इत्तेहादी था, वो क्रेमलिन में यूक्रेन में अपनी जंग में इस हद तक उलझ गया
कि उन्हें शाम का अपना ये महाज जो है वो भूल गया। उन्होंने अपनी इमदाद को महदूद कर लिया सिर्फ और सिर्फ फजाई हमलों पे। और आपके इल्म में है कि फजाई हमले एक ऐसा हथियार जरूर है, लेकिन जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारते उस वक्त तक आपने ना अफगानिस्तान पे कब्जा किया, ना आप इराक पे कब्जा जमा सके, ना लीबिया में कब्जा जमा सके। तो लिहाजा बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए इस वक्त ना तो इसके रूस के पास इस नौयत के फैसिलिटी मौजूद थी, और ना ही हिजबुल्लाह इस पोजीशन में रही कि वो लबनान से आकर अपने जो शामी इत्तेहादी हैं या जो बशार अल-असद है उनके साथ सपोर्ट का इजहार कर सके। अच्छा। तो ये बुनियादी मैं समझता हूँ जो दो कमजोरियां हुई हैं, जिसके नतीजे में ये पूरा इलाका जो है एक तस्मिक किस्म की तब्दीली का शिकार हुआ है, और ये बड़ी एक लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड है। तो मंसूर जाफर साहब, ये जो तब्दीली है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये खित्ते में जो ताकत का तवाजुन है उसको तब्दील करेगी, और खित्ते में फिर जो ईरान का असर रसूख है उसको भी तो बड़ा धचका लगा है। इसमें कोई शक नहीं जी कि ईरान की जो एक जैसे इल्ज़ाम लगाता है अमेरिका के तौसी पसंदाना अज़ाइम, जिस तरह हम इसराइल के हवाले से टर्म यूज करते हैं, उसको यकीनन एक धचका लगा है। और इसी तरीके से जो मिडिल ईस्ट का पूरा फेस है वो इस वाक़े के बाद चेंज होने जा रहा है। खासतौर पे यहाँ पे अगर जमहूरियत के नाम पे और इंसानी हकूक के नाम पे ये सारा ड्रामा रचाया गया है या ये स्टेज सजाया गया है, तो इस खित्ते के दीगर ममालिक जो इस वक्त बड़े खामोश तमाशाई और बड़ी चैन की बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो याद रखें कि अगली बारी उनकी है, क्योंकि उनके यहाँ भी तो इसी नौयत की बादशाह हैं, इसी नौयत की आमरीत हैं, और उनके पास तो माशाल्लाह बहुत बड़े तेल और गैसों के ज़खायर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको मालूम होगा कि इस वक्त सऊदी अरब और जो वो हैं मिस्र, उनकी जानिब से भी बयानात आना शुरू हो गए और वो मुजम्मत कर रहे हैं इसराइल की कार्रवाइयों की, खासतौर पर जो गोलान का एरिया है जो उन्होंने कब्जे में लिया है, तो उसकी मुजम्मत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये जो पहले इत्तेहादी नजर आते थे, फिर हरीफ, फिर हलीफ, कुछ सऊदी अरब की बात अगर की जाए, जो पहले दिखाते थे, अपनी हिमायत दिखा रहे थे मगरिब की जो पॉलिसीज के लिए, अब क्या उनकी हिमायत उसी तरह से जारी रहेगी जब वो ये जंग जो है खित्ते में फैलती हुई देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो सऊदी अरब का ताल्लुक था, सऊदी अरब ने यहाँ पे कतई नज़र इसके के मगरबी या अमरीकी जो भी स्ट्रेटजी थी उसकी हमायत की, लेकिन कुछ उसके साथ साथ उन्होंने एक पैरेलल डिप्लोमेसी जो है उसमें बड़ा पॉजिटिव रोल भी अदा किया। बिलखुसूस सोची और आस्ताना में जो एक डायलॉग प्रोसेस शुरू किया था, जिसमें तुर्की को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, रूस को भी ऑन बोर्ड लिया, और उसमें शामी सदर बशार अल-असद से दो ही मुतालबात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में किए गए कि आप मुल्क का दस्तूर रीराइट करें, एक नया दस्तूर तश्कील दें, और उसकी रोशनी में यहाँ पे आज़ाद इंतखाबात का अमल करवाएं, ताकि एक नुमाइंदा हैसियत में आप ही मुंतखब होकर आ जाए। लेकिन ये प्रोसेस करना जरूरी है। लेकिन बशार अल-असद बहुत सारी चीजों पर सऊदी अरब के साथ मानते थे। यही वजह है कि जब सऊदी अरब की क़यादत में उनके खिलाफ एक एक्शन लिया गया, उनको अरब लीग से निकाला गया और उनका एक माशी और सियासी बाइकआउट किया गया, तो उसके बाद सबसे पहले सऊदी अरब ने ही बशार अल-असद को वेलकम किया और इन्होंने जाके शहजादा मोहम्मद से मुलाकात की, और उसके बाद यूएई का दौरा किया और अरब लीग में इनकी रुकनियत बहाल हुई। लेकिन उसके बाद क्योंकि बशार अल-असद को मालूम था कि उनकी आवाम के अंदर वो रूट्स, वो यानी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, लिहाजा वो एक आज़ाद खुद मुख्तार इंतखाब के हवाले से कभी भी राजी नहीं हो, तैयार नहीं दिखाई देते थे। और उसके साथ साथ इस पूरी जंग के नतीजे में जो अपने ही आवाम के खिलाफ उन्होंने लश्कर कशी कर रखी थी, उनकी अपनी फौज का मोराल इस हद तक गिर गया कि उनकी फौज दमिश्क गेट पर भी ये मुट्ठी भर बागी जो है या इनकलाबी हैं, इनको रोकने के बजाय वो हाउस ऑफ कार्ड के तौर पे बिखरती उनके सामने चली।